हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान का विकास पार्ट 2 पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने भारतीय संविधान का विकास पार्ट 1 का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। उस वीडियो में मैंने जो प्रमुख चार्टर एक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था उसका विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। और देखिए, संविधान विकास के पहले पार्ट में विकास हुआ, ये था कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये एक्ट लाए गए थे। जो पहला 6 एक्ट लाया गया था प्रमुख, इसमें जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ये जो 1853 का चार्टर एक्ट था, यह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई चार्टर एक्ट नहीं आया। और ये जो सभी चार्टर एक्ट थे, ये क्या था? कंपनी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये चार्टर एक्ट लाए गए थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब क्या हुआ था कि अब जो अधिनियम लाए गए इसके बाद, वह साम्राज्य के हितों की संरक्षा के लिए, माने साम्राज्य का हित, ब्रिटिश साम्राज्य का हित कैसे हो, उसके लिए अधिनियम लाए गए। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी जो था, जो ब्रिटिश कंपनी यहाँ व्यापार कर रही थी, वह व्यापार संचालन के कार्यों में ध्यान देने की अपेक्षा साम्राज्य विस्तार पर अधिक ध्यान देने लगी। अब उसका उद्देश्य व्यापार करना नहीं रह गया, उसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना रह गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो भारतीय राजवंश, छोटे छोटे राजा थे और यहाँ की जो सामान्य जनता थी, में इसकी गंभीर प्रतिक्रिया हुई। लोगों के मन में ऐसा लगने लगा कि अब ये यहाँ परमानेंटली शासन करना चाहते हैं अंग्रेज। तो इसी का परिणाम क्या हुआ कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम लोग कहते हैं, वो हुआ और इसमें अंग्रेज़ों को विजय मिली। और जब अंग्रेज़ों को विजय मिली तो अंग्रेज़ क्या किए कि विजय के बाद ब्रिटिश संसद ने कंपनी के हाथों से शासन संचालन के अधिकार को लिया और साम्राज्य की सुरक्षा के लिए कई कानूनों को पारित किया। तो अब ये जो अधिनियम आएगा, जैसे उसका पहला है और अधिनियम पारित किया, तो पहला अधिनियम है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या किया कि भारत के शासन को कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। अब जो कंपनी यहाँ जो काम करती थी, कंपनी जो यहाँ निर्णय लेती थी, वो कंपनी निर्णय नहीं लेती थी। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश से उसका संचालन होता था। और उसके बाद द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। ये द्वैध शासन प्रणाली जो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा लागू किया गया था, उसको क्या किया, समाप्त कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। कंपनी की सेनाओं को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। पहले जो यहाँ सेना होती थी, उसका बागडोर कंपनी के हाथ में रहता था, कंपनी उसका देखरेख करता था। लेकिन अब क्या हुआ, ये ब्रिटिश शासन के अधीन डायरेक्ट हो गया। इसका नियंत्रण लंदन से होने लगा। उसी के दिशा निर्देश पर यहाँ की जो ब्रिटिश सेना थी वो काम करने लगी। कंपनी के निदेशक मंडल, नियंत्रक मंडल, गुप्त समिति को समाप्त करके इसका अधिकार भारत मंत्री और दूसरे शब्दों में कहें तो इसको राज्य के उप सचिव, राज्य के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव, ऐसे उसको भारत मंत्री भी कहा जाता था, को सौंप दिया गया। और 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई।
तो ये 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। उसमें क्या था कि जिसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे तथा 7 कंपनी के संचालकों द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ये 15 सदस्य होते थे। इसके बाद क्या हुआ कि 1 नवंबर 1858 की घोषणा महारानी विक्टोरिया के द्वारा की गई। जब ये 1857 की क्रांति हुई तो वहाँ के शासन प्रशासन को लगा कि वहाँ की जनता हमसे नारुष्ट है, खुश नहीं है, तो महारानी विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1858 की को घोषणा किया और उसमें कुछ मुख्य बातें इस प्रकार कहा गया कि भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। मैंने भारतीय प्रजा को अब ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा और महारानी के इस घोषणा का व्यापक स्वागत किया गया तथा भारत के शिक्षित वर्ग द्वारा इन्हें अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि भारत के लोगों के भौतिक तथा नैतिक उन्नति के उपाय लागू किए गए इस महारानी के घोषणा पत्र के द्वारा। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया और इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार किया गया तथा इसमें एक विधिवेत्ता का पद शामिल किया गया। पहले जो गवर्नर जनरल का कार्यपालिका परिषद था उसमें 4 सदस्य होते थे, अब उसकी संख्या 5 कर दी गई और उसमें एक विधिवेत्ता वही 5वें सदस्य के रूप में विधिवेत्ता को शामिल किया गया। ये देखिए उसके बाद क्या हुआ कि मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। ये जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही जो आप मंत्रिमंडल देख रहे हैं अभी है मेरा या बनता है मंत्रिमंडल जो बनता है राज्य में या केंद्र में, इसकी जो शुरुआत हुई, इसकी जो नींव पड़ी वह 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा इसकी नींव पड़ी थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। जो गवर्नर जनरल थे वो अध्यादेश तो समझ ही रहे हैं, अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया और प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। ये प्रांत स्तर पर और देश स्तर पर जो शासन प्रशासन का क्या हुआ, विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ। जैसे अभी है ना कि देश, राज्य, जिला, उस हिसाब से उस समय विकेंद्रीकरण प्रारंभ हुआ 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अब 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बाद फिर छोटा छोटा अधिनियम आया, जैसे 1865 का अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गई। उसके बाद 1869 का अधिनियम आया, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद 1873 का अधिनियम आया। उसके बाद एक छोटा सा महत्वपूर्ण आया शाही उपाधि अधिनियम 1876 में। तो इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार के अंतरण मान्य किया गया। मैंने इसका मतलब हुआ कि ब्रिटिश सरकार में भारत को मिला दिया गया, उसको मान्य कर लिया गया। अब आइए महत्वपूर्ण जो है वो 1892 का अधिनियम। अब 1892 का अधिनियम जो आया, भारतीय परिषद 1892 का अधिनियम, तो ये अधिनियम महत्वपूर्ण इसलिए हो गया क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और जो कांग्रेस के नेता थे ये प्रत्यक्ष रूप से अपनी बातों को शासन प्रशासन के सामने रखना शुरू कर दिए। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या बढ़ाकर कम से कम 10 एवं अधिक से अधिक 16 कर दी गई और सदस्यों को शर्तों के साथ वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई।
अब ये सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, उसकी डिमांड बढ़ गई थी। वह प्रत्यक्ष रूप से अब ब्रिटिश शासन से अपनी डिमांड, अपनी अपेक्षाएं रखते थे, देश के हित, समाज के हित की बात करते थे। तो अब क्या हुआ कि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, 16 कर दी गई, और सदस्यों के साथ वार्षिक बजट पर प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। और सदस्य जो थे उसको शर्तों के साथ कुछ शर्त लगा दिया गया कि ऐसा ही आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जो बजट पेश होता था उस पर प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। तो कुछ हद तक भारत में जो संसदीय व्यवस्था का प्रचलन जो आप देख रहे हैं इस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ हुआ था। अब आइए 1909 का भारत सरकार अधिनियम, इसको कहा जाता है, इसको मार्लो मेंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है इस अधिनियम को। अब आइए मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स क्या था कि भारत को विधि निर्माण तथा प्रशासन में हिस्सेदारी दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन में हिस्सेदारी दिया गया। मतलब जो विधि निर्माण होता था, जो कानून बनने लगा, और प्रशासन में अब भारत के लोगों को हिस्सेदारी मिलने लगी, इसका भी उसमें सहभागी लिया जाने लगा, इसका भी राय लिया जाने लगा। अब इसमें एक जो क्या हुआ कि फूट डालो शासन करो, अंग्रेज़ का जो एक नीति था, 1892 के अधिनियम के बाद अंग्रेज़ जो फूट डालो शासन करो की नीति को अपनाया, और इसी के तहत 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। और विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ कि यहाँ लोगों में असंतोष हो गया। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लोगों में असंतोष हो गया। तो ये क्या किए कि इस एक्ट के द्वारा 1909 के जो भारत सरकार अधिनियम था, इसके द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाई गई। जो मुस्लिम समुदाय हैं हमारे देश में, उस समय पाकिस्तान था, बांग्लादेश से था सब मिला हुआ था, तो उसके लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। और भारतीय विधान परिषदों की संख्या 60 की गई। जो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या थी वह 60 कर दी गई। और सत्येंद्र सिन्हा को गवर्नर जनरल की कार्यकारी में विधि सदस्य नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम सत्येंद्र सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारी में विधि सदस्य नियुक्त किए गए। अब देखिए, इसको 1909 के भारत सरकार अधिनियम को मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है, रिफॉर्म भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? तो जब बंगाल का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप लोगों में असंतोष हुआ, तो इसमें क्या हुआ कि उस समय लॉर्ड मार्ले भारत मंत्री थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बने। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों के असंतोष को कम करना चाहती थी और इस संबंध में सिफारिश करने का कार्य मार्ले एवं मिंटो को सौंपा गया। क्योंकि दोनों यहाँ थे, एक भारत मंत्री थे, यहाँ वायसराय थे, तो दोनों को यहाँ काम सौंपा गया। तो वही मार्लो मिंटो की सिफारिश के आधार पर चूँकि यह अधिनियम पारित किया गया, इसीलिए इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। अब देखिए, अब आगे देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1919। ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। अब आइए, इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। जो 2 सदन होता है ना, अभी से यहाँ बिहार में विधानसभा और विधान परिषद, वहाँ लोकसभा और राज्यसभा। तो इसी के तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के तहत द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाने लगा और 8 प्रमुख प्रांत, जिसको गवर्नर प्रांत भी कहा जाता था, में द्वैध शासन की स्थापना शुरू की गई। फिर अब देखिए, द्वैध शासन आ गया भारतीय परिषद अधिनियम 1919 में। अब कब आया? प्रांत में आया। ये जो राज्य थे वहाँ द्वैध शासन
शुरू हो गया। प्रांतों में जो द्वैध शासन के जनक हैं ये लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। ये द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस थे। अब क्या हुआ कि ये जो राज्य के विषय थे, जो प्रांत के विषय थे, इस अधिनियम के तहत उसको दो भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित वर्ग, तो ये क्या करता था, ये गवर्नर की अपनी कार्यकारी परिषद थी, आरक्षित वर्ग, और एक था हस्तांतरित वर्ग। दो वर्ग में बांटा गया था, दो भाग में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित। तो आरक्षित में क्या था, गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद को नियुक्त करते थे, और हस्तांतरित में निर्वाचित सदस्य द्वारा ये बनता था हस्तांतरित। देखिए, इसी अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवाओं का गठन किया गया। लोक सेवा, जैसे बिहार लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसी तरह से जो लोक सेवा का गठन किया गया, भारतीय लोक सेवा आयोग, इसका गठन जो हुआ यही 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा किया गया। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश मॉन्टफोर्ट द्वारा 1918 में की गई थी। और इसी अधिनियम के द्वारा ये भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन की सिफारिश कौन किया था, तो मॉन्टफोर्ट द्वारा 1918 में किया गया था। तो ये जो अधिनियम है, भारतीय परिषद अधिनियम, ये भी महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट के व्यू से। अब देखिए, जो अगला अधिनियम है वह अति महत्वपूर्ण अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। और हमारे संविधान में लगभग 200 या कहा जाए लगभग 250 जो अनुच्छेद है, वह इसी अधिनियम से या तो डायरेक्ट ले लिया गया है या इसका संशोधित रूप है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया। अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव इस अधिनियम के द्वारा किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों का सम्मिलन अनिवार्य, किंतु देशी रियासतों का सम्मिलन उसके नरेशों के इच्छा पर था। क्या हुआ है, देखिए कि जो वो थे ये देशी रियासत, उसका जो किसी संघ में मिलना था, इसमें संघ में जो मिलना था अखिल भारतीय संघ में, उसके मर्जी पर निर्भर था कि वह मिले या अलग रहे। लेकिन ब्रिटिश प्रांतों का सम्मिलन अनिवार्य था। जो ब्रिटिश के प्रांत थे उसका सम्मिलन मैंने उसको एक कर दिया गया। जैसे अभी भारत सरकार है, तो भारत सरकार में राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उसी प्रकार से जो राज्य थे उसका अखिल भारतीय संघ में मिलना निश्चित कर दिया गया। लेकिन जो देशी रियासत थे उसके लिए अनिवार्य नहीं रखा गया, उनके इच्छा पर यह निर्भर रखा गया कि वे भारतीय संघ में मिलना चाहते हैं या नहीं मिलना चाहते हैं। और क्या हुआ, संघ और केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। ये जो अभी आप देख रहे हैं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची अभी भी हमारे संविधान में है। तो संघ और केंद्र के बीच ये तीनों विषय में विभाजित किया गया। तीनों का जो पावर था, तीनों का कार्य करने की जो क्षेत्र था, उसका विभाजन स्पष्ट रूप से इस अधिनियम के द्वारा किया गया। और अब देखिए, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। पहले तो इसके पहले जो अधिनियम था उसमें क्या हुआ था कि राज्य में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। अब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई, और इसको क्या हुआ, इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। इसका विषय था संरक्षित विषय और वही हस्तांतरित विषय। दो भाग में इसको भी बांट दिया गया, संरक्षित विषय और
हस्तांतरित विषय में इसको विभाजित कर दिया गया। संरक्षित विषय का शासन गवर्नर जनरल को तथा हस्तांतरित विषय का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया, लेकिन मंत्रिपरिषद का अधिकार सीमित था। अब इसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई इस अधिनियम के द्वारा। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। केंद्र में भी जो द्विसदनात्मक, जैसे लोकसभा राज्यसभा, वही एक सदन नहीं 2 सदनीय सदनात्मक सदन की व्यवस्था की गई। और भारत के 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा हर एक प्रांत में उस समय नहीं था, तो जो 11 प्रांत थे उस समय, उसमें विधानसभा का गठन किया गया और संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय मैंने संघ में से अभी सुप्रीम कोर्ट है ना, कि पूरे भारतवर्ष का जो सुनवाई होता है वहाँ जाता है अंतिम में, तो वही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। ये जो बर्मा था, बर्मा जो भी देश है जिसको भी क्या म्यांमार कहा जाता है, तो ये बर्मा को भारत से इस अधिनियम के द्वारा अलग कर दिया गया। और जो सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और अधिक विस्तार किया गया। जो 1909 के पार्लियामेंटो सुधार में जो उसके लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उसका और अधिक विस्तार किया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, वह शासन प्रशासन के दृष्टिकोण से, हमारे भारतीय संविधान के निर्माण के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको कह चुका हूं कि लगभग 200 से 250 तक जो अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में, या तो भारत शासन अधिनियम से डायरेक्ट ले लिए गए या इसका संशोधित रूप हमारे संविधान में लिया गया है। अब आइए इसके आगे देखिए। इसके आगे तो अब एक मात्र बचा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया, और जिसके तहत क्या हुआ कि 2 डोमिनियन पाकिस्तान और भारत की स्थापना के लिए 14 और 15 अगस्त 1947 की तारीख निर्धारित की गई। बंगाल और पंजाब में 2-2 प्रांत बनाए जाने का प्रावधान किया गया। और क्या हुआ कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश क्राउन का भारत पर आधिपत्य समाप्त हो गया और ये जो हमारा देश है स्वतंत्र हो गया। फिर संविधान सभा की गठन हुई, इसके बाद हमारा संविधान बना। तो भारत का संवैधानिक विकास पर मैंने आज अपने पार्ट 2 वीडियो में चर्चा किया। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।